तो लास्ट पार्ट क्या था, लास्ट वीडियो का लास्ट पार्ट ये था थर्ड पॉइंट। द स्टैटिक फोर्स, द स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, मतलब इट विल एडजस्ट इटसेल्फ इन अकॉर्डेंस विद द अप्लाइड फोर्स। आपने देखा था जैसे अप्लाइड फोर्स था 60 न्यूटन, 120 न्यूटन, 180 न्यूटन, लाइकवाइज द स्टैटिक फ्रिक्शन वाज आल्सो इंक्रीजिंग इन स्टैटिक फ्रिक्शन वाज आल्सो इंक्रीजिंग। जितना फोर्स लगा रहे थे उतना ही स्टैटिक फ्रिक्शन इंक्रीज कर रहा था। ठीक है, लेकिन ये कब तक इंक्रीज किया? चौथा पॉइंट जो ऑब्जर्वेशन का, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। द फोर्थ पॉइंट ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज आवर डेफिनेशन ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। हम लोग क्या देखते थे इसमें, क्या देख रहे थे कि एक सर्टेन मैक्सिमम वैल्यू तक ही वो इंक्रीज किया है। ठीक है, when the force applied is increased further, when the force, just a minute, just एक मिनट ट्राइंग। हाँ, फोर्थ क्या था, द फोर्थ पॉइंट, जैसे ही फोर्स बढ़ रहा था, इधर से अप्लाइड फोर्स बढ़ रहा था, वैसे ही तुम आपका क्या बढ़ रहा था, जो फ्रिक्शनल फोर्स था वो इंक्रीज कर रहा था, लेकिन अप टू अ सर्टेन वैल्यू तक इंक्रीज किया था। देयर इज अ मैक्सिमम अपर बाउंड था उसमें। फ्रिक्शनल फोर्स का एक अपर बाउंड है, सर्टेन वैल्यू के बाद वो इंक्रीज नहीं करेगा। when the applied force was further increased, जब अप्लाइड फोर्स को फर्दर इंक्रीज कर रहे थे, when the applied force was further increased, then the friction अपने एक मैक्सिमम वैल्यू तक जाके रुक गया। फ्रिक्शन क्या हुआ, अपने एक मैक्सिमम वैल्यू तक जाके रुक गया। दैट पर्टिकुलर मैक्सिमम वैल्यू, दैट मैक्सिमम वैल्यू, उसका एक नाम है, उसको बोलते हैं हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन। उसको क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन। द अप्लाइड फोर्स वाज फर्दर इंक्रीज्ड, क्या हुआ था कि मोशन हो रहा था अपने, द बॉडी हैज रीच्ड ऑन द वर्ज ऑफ, द बॉडी हैज रीच्ड ऑन द वर्ज ऑफ मोशन। मैक्सिमम फोर्स जिसको वो सस्टेन कर पाता है बिना मूवमेंट के, दैट पर्टिकुलर फोर्स इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। दैट पर्टिकुलर फोर्स इज कॉल्ड, ठीक है, आफ्टर अ सर्टेन मैक्सिमम वैल्यू, वैल्यू द body starts moving, that maximum value of friction force, that maximum value of friction force is called limiting friction. Remember one thing, this is on the verge of movement, just slide करने वाला है, तो ये केस किसका है, स्टैटिक का ही केस है। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन किसका मैक्सिमम वैल्यू है, स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू है। लिमिटिंग फ्रिक्शन किसका मैक्सिमम वैल्यू है, स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन को और क्या बोल सकते हैं हम लोग, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ये याद रखिए। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। वो कंडीशन क्या है, द बॉडी इज जस्ट ऑन द वर्ज ऑफ मोशन, वर्ज ऑफ मूवमेंट। ठीक है, 5, इसको मिटा दे। यहां पे भी हम देखते हैं, वही ट्रॉली वाला एग्जांपल था, बुक्स वाला, तो यहां पे भी देखते हैं दैट लिमिटिंग फ्रिक्शन
इज प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन। जैसे ही नॉर्मल रिएक्शन बढ़ेगा लिमिटिंग फ्रिक्शन का फोर्स बढ़ जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन कम होगा, वेट कम होगा, नॉर्मल रिएक्शन कम होगा तो लिमिटिंग फ्रिक्शन कम हो जाएगा। And again FL equals to mu s into n. Since FL is a case of static friction, the friction coefficient here is static friction coefficient. You're right, mu s is the coefficient of static friction. Mu s is what? Mu s is coefficient of static friction. ये mu s है, s छोटा सा s दिख रहा है ना आप लोग को? तो ये क्या है? लिमिटिंग फ्रिक्शन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है। मतलब अगर Fs का मैक्सिमम वैल्यू लिया जाए दैट विल बी FL, दैट विल बी FL। ये हो जाता है म्यू एस नॉर्मल। तो स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू ये है। इसका मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू कितना से कितना होगा? 0 से लेके मैक्सिमम वैल्यू तक। तो अगर हम ग्राफ प्लॉट करें, इफ वी प्लॉट द ग्राफ ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, if we plot the graph of is this applied force, this is the force applied, this is the friction developed, फ्रिक्शन व्हाट इज डेवलप। पहले क्या हो रहा है? पहले फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। आप कितना फोर्स अप्लाई कर सकते हैं? एट योर विल, एट योर विल। तो जब भी जो चीज आप क्वांटिटी एट योर विल कर सकते हैं उसको लेते हैं ऑन द इंडिपेंडेंट एक्सिस। इन आवर मैथमेटिक्स और इन फिजिक्स द एक्सिस ऑफ एक्स इज रिजर्व फॉर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एनी इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज रिटन ऑन द एक्स एक्सिस। आप कभी भी कोई भी किताब पढ़ेंगे मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको एक्स पे लिखते हैं, and the dependent variable is plotted as a relation of the independent variable. So जैसे ही आप अपने फोर्स लगाते हैं, applied force, you can apply it on will, apply it at your will, तो वो इंडिपेंडेंट है। वो क्या है? इंडिपेंडेंट है, कोई भी फोर्स लगा सकते हैं। लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है? इट इज डिपेंडिंग अपॉन द applied force, that is it is depending upon the independent variable. So this is a dependent, this y axis is reserved for dependent variable, and a curve between dependent and independent variable, dependent versus independent variable is plotted. We have seen when the applied force was 0, F was 0, when applied force was 60 Newton, ये 0 था तो यहाँ था, 60 न्यूटन यहाँ है तो इंडिपेंडेंट जो फ्रिक्शनल फोर्स भी था वो भी 60 न्यूटन प्लॉट हो गया। ठीक है, तो यहां आ गया। जब अप्लाइड फोर्स 120 न्यूटन का था, अगेन फ्रिक्शन फोर्स भी 120 न्यूटन आ गया। ठीक है, एफ भी 120 न्यूटन, एफ अप्लाइड 120 न्यूटन, फ्रिक्शनल फोर्स 120 न्यूटन, एफ अप्लाइड 180 न्यूटन, फ्रिक्शनल फोर्स 180 न्यूटन। देख रहे हैं हम लोग, यहाँ ये 60 था, ये 120, इधर में 180, ऐसे ऐसे जाते जाते तो ये एक स्ट्रेट लाइन आ रहा है। ये क्या आ रहा है? एक स्ट्रेट लाइन। कब से कब तक? ये मैक्सिमम वैल्यू कहाँ गया था? 250 न्यूटन तक। यहां तक कहीं आएगा ये मैक्सिमम वैल्यू, इसके बाद घट जाता है, ये कांस्टेंट हो जाता है। कांस्टेंट ये केस है, काइनेटिक केस है। दिस केस इज काइनेटिक केस। ठीक है, एक बड़ा सा डायग्राम बना लेते हैं। बिग डायग्राम विल मेक इट। दिस इज द force applied, this is friction developed. If the graph is like this, this is the maximum value of static, this is static range, this is static friction range, this is limiting friction, that is the maximum value of static friction, and this region is kinetic region. Kinetic friction acts here, kinetic region हुआ, static friction range इधर हुआ काइनेटिक रीजन। इधर में फ्रिक्शन जो लगेगा वो काइनेटिक होगा। हम लोग देख रहे हैं कि काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू बढ़ घट नहीं रहा है, वो कांस्टेंट है। कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के, that is given by this force is given by mu k into normal, that is the force of kinetic friction, that is constant as per the graph, this is constant. तो क्या होता है, जब भी आप कोई बॉडी मूव करा रहे होते हैं तो आपको उसको मोशन स्टार्ट करने में सबसे मैक्सिमम फोर्स लगाना पड़ता है। एक बार जब मोशन स्टार्ट हो जाता है तो आप कम फोर्स पे भी उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे ये वर्ड है, जब मोशन स्टार्ट हो रहा है, दिस पॉइंट इज व्हेन द मोशन इज अबाउट टू स्टार्ट। जैसे स्टार्ट हो गया आपका अप्लाइड फोर्स का रिक्वायरमेंट जो है वो कम हो जाएगा। अब कम फोर्स पे भी आप उसको चला सकते हैं।
तो दिस इज द ग्राफ दैट दिस इज द एक्चुअल ग्राफ ऑफ फ्रिक्शन वर्सेस अप्लाइड फोर्स। ये समझ में आया आपको? किसी को कुछ पूछना है यहाँ पे पूछ सकता है। एनीबॉडी वांट टू आस्क? कोई पूछो। हेलो, आप पूछ सकते हैं कुछ भी सवाल यहाँ पे। ये रेंज है, ये जो रेंज है ये स्टैटिक फ्रिक्शन है। हम देख रहे हैं कि जितना अप्लाइड फोर्स है स्टैटिक फ्रिक्शन उतना है, जितना अप्लाइड फोर्स है स्टैटिक फ्रिक्शन उतना है। आपको बता सकता है ये इंक्लिनेशन कितना होगा? ये इंक्लिनेशन ये 45 डिग्री होगा। वट एवर बी द एक्स सेम इज द वाई। वाई इक्वल्स टू एक्स अगर स्ट्रेट लाइन है, व्हाट इज द स्लोप? स्लोप m that is tan theta that is equals to 1, so theta is 45 degree. Whatever be the value of x, a y same is the value of x. Whatever be the applied force same is the frictional force developed. और अगर कुछ ले लेते बिल्कुल आइडियल कंडीशन में, तो दिस थीटा इज 45 डिग्री। थीटा इज 45 डिग्री इन आइडियल केस। ठीक है, ये मैक्सिमम वैल्यू तो चला गया। यहाँ पे मोशन स्टार्ट होने वाला है, जहां पे स्टार्ट होने वाला होता है वहां पर का स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू को एफएल बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन, ये काइनेटिक फ्रिक्शन है, ये वाला रीजन। ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट, इसको लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। दैट इज द फोर्स एट विच द बॉडी इज अबाउट टू मूव, दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन एंड इज कॉल्ड एज लिमिटिंग फ्रिक्शन। किसी को कोई डाउट कुछ पूछना है? समझ में आ रहा है आप लोग को? चलिए, अब काइनेटिक फ्रिक्शन है, आपका सिलेबस में है। काइनेटिक फ्रिक्शन, इसका दो हिस्सा होता है। काइनेटिक में क्या कहेगा? इधर बॉडी विल स्लाइड। काइनेटिक मोशन, मूवमेंट कैसा है, चाहे तो बॉडी स्लाइड करेगा या बॉडी रोल करेगा। तो दो फ्रिक्शन होता है, रोलिंग फ्रिक्शन या स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ठीक है, रोलिंग को हम लोग सेपरेटली पढ़ेंगे, रोलिंग विल स्टडी सेपरेटली। ठीक है, तो अभी जो भी केसेस आप देखेंगे काइनेटिक के अंदर में सारा का सारा स्लाइडिंग होगा, बॉडी स्लाइड कर रहा है। रोलिंग कब करेगा? जब उसमें व्हील्स लगे हुए होंगे। जब व्हील्स लगे हुए होंगे, जैसे आप ट्रॉली खींच रहे हैं, ट्रॉली नीचे व्हील्स लगे होते हैं, तो उसमें क्या होता है? रोलिंग फ्रिक्शन एक्ट करता है, वो बहुत वैल्यू घटा देता है फ्रिक्शन का, एंड इट बिकम्स इजी फॉर यू टू पुल और पुश एनी बिग, इवन अ बिग ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हो गया काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, अब आप लोग अभी तक क्या पढ़े कि फ्रिक्शन फोर्स जो है वो मोशन को अपोज करता है, बट देयर आर इंस्टांसेस वेयर द मोशन इज ड्यू टू फ्रिक्शन ओनली। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो मोशन भी नहीं होगा। जैसे आप चल रहे हैं, अगर आपको चलना है किसी फ्रिक्शनलेस सरफेस पे चलना है तो आप चल नहीं पाएंगे। आपको फ्रिक्शनलेस सरफेस पे चलने के लिए क्या चाहिए? किसी भी सरफेस पे चलने के लिए आपको क्या चाहिए? फ्रिक्शन चाहिए। ठीक है, फ्रिक्शनलेस सरफेस पे आप वॉक भी नहीं कर पाएंगे। तो ये एक मिसकंसेप्शन जो है कि फ्रिक्शन मोशन को हमेशा रिटार्ड करता है, ऐसा बात नहीं है। फ्रिक्शन इज ऑल्सो कॉज ऑफ मोशन। फ्रिक्शन कॉजेज मोशन। ठीक है, कैसा मोशन सब कॉज करता है? आप देखिए, आप ट्रक चला रहे हैं, क्या चला रहे हैं? आप एक ट्रक चला रहे हैं। ये ट्रक है ना, ट्रक का बहुत सारा व्हील्स होता है। पीछे एक कंटेनर रख दिया आपने, ये ट्रक है हमारा, ये ट्रक है, और पीछे एक कंटेनर है, एम मास का है। ठीक है, ये ट्रक एक्सेलरेशन के साथ आगे बढ़ रहा है, ये कंटेनर यहाँ रखा है। जैसे ही ट्रक आगे बढ़ेगा, इस कंटेनर के पास में एक टेंडेंसी होगी पीछे जाने की। क्या होगी टेंडेंसी? टेंडेंसी पीछे भी जा नहीं रहा है, बट इसकी टेंडेंसी होगी पीछे जाने की, है ना? जो पीछे है, आप भी ऐसे खड़े रहेंगे, ट्रक आगे चलेगा, आप पीछे चले जाएंगे। तो टेंडेंसी क्या होगी इसकी? मोशन के अपोजिट नेचुरल टेंडेंसी होगी मास की कि वो पीछे चला जाए। तो इसके सरफेस पे जो फ्रिक्शन डेवलप होगा यहाँ पे, इस सरफेस पे, यहाँ पे, ये चूंकि इधर जाना चाह रहा है रिलेटिव टू ट्रक, दिस मास इज mass having a tendency to go this way, then the friction on this mass due to the surface of this truck will be in this direction.
विल बी इन दिस डायरेक्शन, दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो यहाँ पे इस ब्लॉक पे, ये जो कंटेनर है, इस कंटेनर पे फ्रिक्शन का डायरेक्शन इज इन द मोशन ऑफ द बॉडी है। बॉडी जिस मोशन कर रहा है, पूरा सिस्टम इधर मूव कर रहा है। तो इस पे और कौन सा फोर्स लग रहा है? इस पे एक नॉर्मल लग रहा है ऊपर, और तो कोई फोर्स नहीं लग रहा है। इसका मतलब दिस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज कॉजिंग द मोशन ऑफ दिस बॉडी हु इज lying on the surface of the truck and truck is moving, was lying on the surface of a moving truck। तो इस बॉडी को, स्मॉल एम मास के बॉडी को कौन मूव करा रहा है? इट इज द फ्रिक्शन बिटवीन दिस टू सर्फेसेस, बिटवीन दिस सर्फेस, बिटवीन दिस सर्फेस, उस सर्फेस के बीच में जो फ्रिक्शन होगा वो कॉज कर रहा है इस बॉडी को मूव करने का। तो आपने देखा कि फ्रिक्शन सिर्फ रिलेटिव मोशंस को रोकता नहीं है, बल्कि फ्रिक्शन इज आल्सो कॉजिंग द मोशन। मोशन को सिर्फ रोकता नहीं है, फ्रिक्शन इज कॉजिंग द मोशन एज वेल। ठीक है, ओके। कुछ एग्जांपल करते हैं हम लोग। टेक अप सम एग्जांपल, बहुत थ्योरी हो गया। ठीक है, एक बॉडी है। रिमेंबर वन थिंग, दिस टाइम फुल एक्सरसाइज विल बी डूइंग विद दैट बुक, दैट कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स, एस सी वर्मा। सो आप लोग सारे लोग एस सी वर्मा पास में रखें। मैं इधर से क्वेश्चन नंबर बोलूंगा और उधर आप लोग क्वेश्चन नंबर अपना मार्क करेंगे, लिखेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये सपोज करो ये 5 kg का बॉडी है। ठीक है, ठीक है, और पॉइंट टू दे देते हैं ना, पॉइंट टू लिखते हैं। ठीक है, ठीक है। 20 न्यूटन कर देंगे। 20 kg का बॉडी है। ठीक है, इसको कहता है कि 75 न्यूटन का फोर्स लगता है। दिस 75 न्यूटन फोर्स इज रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू जस्ट मूव द बॉडी। जस्ट मूव करने के में कितना फोर्स लग रहा है इसको? 75 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। ठीक है, टू जस्ट मूव द बॉडी। और एक बार जब मूव कर गया तो इसको कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कराने के लिए सिर्फ 60 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। आपको पता करना है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन निकालना है। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। जल्दी, आपके पास है 30 सेकेंड्स। वेरी स्मॉल क्वेश्चन, सॉल्व कीजिए। जल्दी सॉल्व कीजिए, बताइए मुझको आंसर। ये निकालना है। क्वेश्चन समझ गया? बॉडी को मोशन मूव कराने के लिए, स्टार्ट कराने के लिए 75 न्यूटन का फोर्स चाहिए। जब एक बार मोशन मूव हो गया तब 60 न्यूटन से ही इसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करा सकते हैं। वी कैन मूव इट विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी बाय जस्ट बाय द एप्लीकेशन ऑफ 60 न्यूटन फोर्स। 60 न्यूटन फोर्स इज एनफ टू मेक दिस बॉडी मूविंग। ठीक है, मूव कराने के लिए, इन ऑर्डर टू मूव, 75 न्यूटन फोर्स वाज रिक्वायर्ड। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक कौन सा केस है दोनों में से? दोनों में से स्टैटिक कौन सा केस है? दिस वन और दिस वन? दिस इज द स्टैटिक केस। गुड, ये स्टैटिक केस है। ठीक है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी, कोफिशिएंट भी यहीं से निकलेगा। फ्रिक्शन लिमिटिंग वैल्यू दिया हुआ है आपका 75 न्यूटन। ठीक है, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू कितना होता है? म्यू स्टैटिक इनटू नॉर्मल, दैट इज इक्वल्स टू 75 न्यूटन। व्हाट इज नॉर्मल? न्यूटन्स लॉ पढ़ चुके हैं आप लोग। नॉर्मल ऊपर, नीचे इसका वेट mg। mg कितना है? 20g। ठीक है, सो दिस इंप्लाइड म्यू एस कितना हो जाएगा? 75 डिवाइडेड बाय नॉर्मल, दैट इज mg, दैट इज 20g। ये कितना आ जाएगा? कितना? 3.75 या 0.375? ये g है, यहाँ 10 भी है, ये 10 भी है। इसको सॉल्व कीजिए। 3.75 इससे अगर डिवाइड बाय 10, दैट इज 0.375। 0.375।
ठीक है, देखिए फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू कितना होता है, म्यू एस इंटू नॉर्मल। तो म्यू एस कितना आ जाएगा, एफ एल अपॉन नॉर्मल। दिस इज व्हाट, फोर्स, this is Newton, this normal reaction is also a force, so force by force, तो फ्रिक्शन कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, यूनिटलेस, और यू कैन से डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। फ्रिक्शन कोफिशिएंट इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, तो इसका यूनिट क्या होगा, कुछ नहीं, सिर्फ एक नंबर है। फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन कोफिशिएंट इज जस्ट अ नंबर विच लाइज बिटवीन 0 एंड 1। ठीक है, कॉपी कर लीजिए। हेडिंग लिखिए, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, राइट डाउन द हेडिंग, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। इसके जो लोग YouTube पे वीडियो देखेंगे, इसके सेकंड पार्ट में हम लोग इसका सम्स करेंगे। ठीक है, राइट डाउन एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ये बॉडी है, इस पे हमने एफ फोर्स लगाया है। ठीक है, एफ फोर्स कैसा लगाया हमने कि बॉडी इज जस्ट ऑन अ वर्ज ऑफ मूवमेंट, बॉडी इज जस्ट ऑन अ वर्ज ऑफ मूवमेंट। जब जस्ट ऑन अ वर्ज ऑफ मूवमेंट होगा तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन लगेगा वो लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा। कैसा फ्रिक्शन होगा, लिमिटिंग, एफ एल। ये क्या है, एफ एल, बिकॉज बॉडी इज ऑन अ वर्ज ऑफ मूवमेंट। एफ इज अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स इज एफ, अप्लाइड फोर्स इज एफ, है ना, सच दैट the body means this block, body is on the verge of movement। इसका मास हो जाएगा m, तो इसका वेट लगेगा नीचे mg, ये नॉर्मल लगेगा ऊपर। ठीक है, ठीक है, तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन को डिफाइन करते, इट्स अ प्रॉपर नाउन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज अ प्रॉपर नाउन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन को डिफाइन करते हैं हम लोग that it is the angle between the resultant of these two forces, this normal reaction and limiting friction। इस दोनों का रिजल्टेंट, ये फोर्स ऐसे है, इसका रिजल्टेंट इधर होगा। इट इज द एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड द नॉर्मल रिएक्शन मेड विद द नॉर्मल रिएक्शन। ये एंगल जो नॉर्मल रिएक्शन के साथ, ये रिजल्टेंट है, इसको आर नॉर्मल रिएक्शन लिखते हैं यहाँ पे, तो हम लोग एस से लिखते हैं, एस। एस हो गया रिजल्टेंट, रिजल्टेंट ऑफ, यू write down angle of friction is the angle, made by the resultant of limiting friction and normal reaction। Resultant angle, angle of friction is the angle made by the resultant of normal reaction and limiting friction made with the made by the resultant of normal reaction limiting friction made with the normal reaction। ये एंगल मेड विद द नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, तो
तो यहाँ से हम कर सकते हैं, देखिए टेन थीटा कितना आ जाएगा, देखिए टेन थीटा, ये थीटा है, ये एफ एल है, तो ये एफ एल हो गया इधर एफ एल, तो टेन थीटा कितना आ जाएगा, एफ एल डिवाइडेड बाय नॉर्मल, एफ एल क्या आ जाता है, म्यू आई नॉर्मल डिवाइडेड बाय नॉर्मल, फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू म्यू इंटू नॉर्मल, दैट इज नॉर्मल, तो ये कितना आ जाएगा म्यू, तो टेन थीटा कितना आ गया, म्यू, टेन थीटा कितना आ गया, ये मिटा दे इधर, जल्दी कॉपी कीजिए आप लोग, जल्दी जल्दी कम ऑन। जो लोग YouTube पे वीडियो देख रहे हैं, रिमेंबर वन थिंग, दिस इज एक्चुअल क्लासरूम वीडियो, दिस इज रिकॉर्डेड इन द एक्चुअल क्लासरूम एंड विदाउट एनी एडिटिंग वी आर पुटिंग दैट ऑन द YouTube, देयर इज नो एडिटिंग इन दैट। ठीक है, तो टेन थीटा कितना आ गया आप लोग देखिए, म्यू, और वी कैन राइट दैट थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स म्यू। ठीक है, अब आप एक चीज देखिए, एफ को घटाएंगे हम लोग, तो ये जो एफ एल है ये कम हो जाएगा, ठीक है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ये वैल्यू कम हो जाएगा, तो टेन थीटा का वैल्यू कम हो जाएगा, तो थीटा का वैल्यू कम हो जाएगा, तो ये रिजल्टेंट ऐसा हो जाएगा, थोड़ा घट जाएगा, समझ में आ रहा है आपको, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, टेन थीटा थोड़ा सा घट जाएगा, है ना, तो अगर कोई और लैम्डा ले लें, कोई एंगल लैम्डा ले लें हम लोग, बिकॉज थीटा वी हैव रिजर्व फॉर एंगल ऑफ फ्रिक्शन विच इज अ प्रॉपर नाउन, तो कोई भी लैम्डा ले लें, टेन लैम्डा, वो क्या होगा, हमेशा छोटा होगा या बराबर होगा इस म्यू के, लैम्डा छोटा हो जाएगा ना, तो tan तो इंक्रीजिंग फंक्शन है, फॉर 0 to पाई बाय 2 फंक्शन, इन द रेंज ऑफ 0 से पाई बाय 2 tan थीटा इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, tan थीटा इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, तो कोई भी लैम्डा लिया है हमने यहाँ पे वैल्यू विच इज लेस देन थीटा, क्योंकि देखो tan थीटा एफ एल अपॉन एन है, अगर हम f को घटाएंगे एफ एल घट जाएगा, लिमिटिंग इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शन, ये फ्रिक्शन फोर्स घट जाएगा, देन इन दैट केस रिजल्टेंट विल मेक छोटा एंगल, दिस tan थीटा विल बी रिड्यूस, तब थीटा नहीं बोलेंगे, तब हम लोग बोलेंगे tan लैम्डा, सो tan लैम्डा विल बी लेस देन tan थीटा, ठीक है, tan लैम्डा विल बी लेस देन tan थीटा, क्योंकि ये वैल्यू घट जाएगा, न्यूमरेटर घट जाएगा, तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगा, ये क्वांटिटी अब एफ एल नहीं रहा, ये अब एफ एस हो जाएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन का और कोई वैल्यू एफ, ठीक है, तो ये tan लैम्डा हो जाएगा, दैट विल बी लेस देन tan थीटा, बराबर हो जाएगा जब ये फोर्स मैक्सिमम एफ एल को कर देगा, समझ में आ रहा है आपको, समझ में आया ना ये बात, एक बार फिर से आप देख लें, tan थीटा हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन अपॉन नॉर्मल था, लिमिटिंग फ्रिक्शन इज लाइक दिस, म्यू रहने दीजिए, एस मत लिखिए, दैट इज इक्वल्स टू म्यू, ठीक है, तो जैसे ही एफ इंक्रीज करते हैं, ये फ्रिक्शन इंक्रीज करता है, कहां तक इंक्रीज करता है, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शन, इसको घटाएंगे तो ये भी घट जाएगा, तो जैसे ही एफ को रिड्यूस कर रहे हैं, दिस फ्रिक्शन फोर्स इज रिड्यूसिंग, बट जैसे ये घटता है, दिस इज नो मोर अ लिमिटिंग फ्रिक्शन, अब वो नॉर्मल एक स्टैटिक वैल्यू ऑफ अ फ्रिक्शन है, ठीक है, तो उस केस में थीटा नहीं बोलेंगे, उस केस में लेमडा बोलेंगे, तो यहाँ पे हमने tan लेमडा लिख लिया, तो tan लेमडा के लिए ये नंबरेटर कम हो जाएगा, ये नंबरेटर कम हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये वैल्यू जो यहां तक आ रहा था, ये अब यहां तक आएगा, ठीक है, जो वैल्यू यहां तक आ रहा था, आई यूज अ डिफरेंट कलर, ये नंबरेटर घट जाएगा, फॉल शॉर्ट करेगा, क्योंकि हमने एफ को घटाया है, जैसे एफ घटाएंगे, अप्लाइड फोर्स के हिसाब से अपने आप को स्टैटिक फ्रिक्शन एडजस्ट करता, इफ अप्लाइड फोर्स इज रिड्यूस, frictional force will also be reduced, since the friction force is reduced, this fl will be reduced, this is no more fl, this is some f, but not fl, fl is the maximum value of the static friction, this is some value into some intermediate value of the static friction, maximum value यहां तक था, तो intermediate value in between यहां आएगा, तो अब जो एंगल बनाएगा, उस एंगल को हमने लैम्डा बोला है, तो डेफिनेटली लैम्डा जो है हमारा वो थीटा से छोटा है, लैम्डा इज लेस देन थीटा, है ना, लैम्डा इज लेस देन थीटा, सो tan लैम्डा इज लेस देन tan थीटा, इक्वल टू कब आएगा, जब ये लिमिटिंग वैल्यू को रीच करेगा, क्या रीच करेगा, लिमिटिंग वैल्यू को रीच करेगा, तो हमारा tan थीटा का वैल्यू कितना है, इस इक्वेशन को यहां लिखा है, tan थीटा लेस देन इक्वल्स टू tan, इसको लिख रहे हैं देखिए, tan lambda is less or equal to tan theta and our tan theta is mu,
So tan lambda is less or equals to mu. Equal to कब होगा? When this is equal to lambda equals to theta, that is angle of friction. For any value less than that, if friction force will not be FL, friction force will be some intermediate value of the static friction, and tan lambda is given by tan lambda is less or equal to mu. This question has been given in SC Verma exercise. I'll make a note of it. कौन सा है? Question number 10. Question number 10 is the same question. You can solve it. Already we have solved. ठीक है? तो ठीक है, मेरे ख्याल से आज बहुत हो गया। आज के लिए इतना ही कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में विल डू सम सम्स। ठीक है, विल डू सम सम्स। आज आज आप लोगों को समझ में आ गया क्लास? ओके, द क्लास इज ओके।